5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए और उसके बाद उसका जश्न उत्तराखंड में भी मनाया गया, क्योंकि बंगाल में बीजेपी की जीत हुई, असम में जीत हुई, पुडुचेरी में जीत हुई। उत्तराखंड में भी 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं। इन दिनों उत्तराखंड में कई सारी राजनीतिक गतिविधियां भी चल रही हैं। इन सभी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर के, आने वाले चुनाव को लेकर के, उत्तराखंड की पॉलिटिक्स को लेकर के आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन सब बातों के मायने क्या कुछ हैं। तो वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तहलका डिजिटल पर। और शुरुआत क्योंकि हम चुनाव से ही कर लेते हैं। 5 राज्यों के रिजल्ट सामने आए, 3 में बीजेपी की सरकार बनी। देश के 22 राज्य ऐसे हो चुके हैं जहां पर कहा जा रहा है कि भाई भगवा पताका लहरा रही है, बीजेपी की सरकार बनी है। जीत पश्चिम बंगाल में होती है, लेकिन उसका जश्न उत्तराखंड में भी मनाया जाता है। हम देख रहे थे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे झालमुड़ी खा रहे थे, सबको बीजेपी कार्यालय में खिलाई जा रही थी। क्या ये एक तरीके से संकेत भी देने की कोशिश की जा रही है उत्तराखंड में भी बीजेपी की तरफ से कि भाई 22 राज्यों में तो आ चुके हैं और एक और राज्य को, या फिर उत्तराखंड के साथ जितने भी राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश के भी चुनाव होने हैं, तो इन राज्यों को रिटेन करना भी हमारे लिए कोई ज्यादा बड़ा मुश्किल काम होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल में आ सकते हैं तो फिर यहां तो फिर भी ऑलरेडी सेटल्ड गवर्नमेंट है। देखो, ये सब तो आने वाले वक्त में पता चलेगा जब चुनाव में लोग उतरेंगे। ये डिसाइड होगा कि कौन कौन लोग लड़ रहे हैं, किसको लड़ाया जा रहा है, किन के टिकट काटे जा रहे हैं, किन किन को ड्रॉप किया जा रहा है, कौन से दूसरे तीसरे राजनीतिक दल। और चूंकि चुनाव जो पूरा खेल है, चुनाव पूरा नैरेटिव पे होता है जी। तो उस दौर में जब चुनाव नजदीक होगा, उस दिन भारतीय जनता पार्टी किस नैरेटिव के साथ मैदान में उतरेगी, जो विपक्षी दल हैं वो कितना सरकार को घेर पाते हैं, वो पिछले 10 साल के शासन को लेकर किस प्रकार सवाल खड़े कर पाते हैं, और जो दूसरे तीसरे दल हैं वो अपनी किस भूमिका में होंगे, ये सब उस पर निर्भर करेगा। फिलहाल तो अभी ऐसे ये जश्न का समय उनके लिए, तो निश्चित रूप से सभी लोग जश्न मनाते हैं और ये उनके यहाँ तो परिपाटी चल पड़ी है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा जो है आश्चर्य वाली बात नहीं है, सभी को मनाना चाहिए जी। अच्छा, क्योंकि आपने कहा कि जब वक्त पर पता चलेगा किस तरीके से कौन कौन चुनाव लड़ रहा है या फिर टिकट कैसे बांटे जा रहे हैं, इसमें विपक्षी दलों की क्या भूमिकाएं हैं इस समय, क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इन 5 राज्यों में चुनाव खत्म हो गए तो अब सबकी नजरें उत्तराखंड पर भी होंगी, उत्तर प्रदेश पर भी होंगी। लेकिन क्योंकि हम उत्तराखंड की बात करेंगे, अभी मौजूदा समय में देखा जाए तो विपक्ष की स्थिति आप किस तरह से देखते हैं? सरकार पर अभी आएंगे, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन जहां विपक्ष को हावी होना चाहिए था तमाम मुद्दों को लेकर के, वहां खबरें ये आ रही कि भाई विपक्ष के, कांग्रेस के कई नेताओं के साथ ठगी हो गई है, किसी से 25 लाख रुपए ठगे जा रहे हैं, कार्यकारिणी को लेकर के अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। उत्तराखंड में कांग्रेस की भूमिका विपक्ष के रूप में किस तरह से फिलहाल आपको नजर आ रही है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मुख्य विपक्षी दल है वो उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी है। आज भी उनके जो 20 विधायक हैं, जो उनका संगठन है, और सांगठनिक रूप से कोई कमजोर नहीं है। ये वो प्रदेश है जहां पर कांग्रेस ने जो है तिवारी जैसे सरकार दी, 5 साल चली, फिर बोगड़ा की सरकार चली 2 साल, फिर हरीश रावत की 3 साल, मतलब 10 साल तक जो है कांग्रेस ने यहाँ पर शासन किया है। और हमने उस समय भी देखा, जब पहला जो चुनाव 2002 में हुआ था, उस जमाने में हमने देखा था कि बीजेपी जब कहती थी हमने राज्य बनाया है, और जब पहली बार मैदान में गए तो जनता ने उनको नकार दिया, और वो भी 19-20 सीटों पर आकर अटक गए थे। आज की तारीख में जो आपने कहा कि भाई 25 लाख की ठगी हो गई, कुछ हो गया, तो कांग्रेस के जो हालात पूरे देश में हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, ये उसका परिणाम है कि एक महिला भावना पांडे, जिनका कांग्रेस से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, जिनकी उतना वो खुद की एक पार्टी बना रखी है, उस मैडम की अपनी पार्टी है, अपना दल बना रखा है, उस पार्टी का कोई चुनाव चिन्ह, बड़ा बड़े होर्डिंग लगते थे बाजार में। वो महिला कह रही है कि हमने जो है 25 लाख रुपए उनके साथ ठगी हो गई। किस बात की हो गई? कि वो कांग्रेस के लोगों के बिल पे कर रही थी। अब आप बताइए चौहान साहब, ऐसा हो सकता है कि आप किसी दूसरी पार्टी के, आपके खुद के दल है और आप उस दल के लिए काम करने के बजाय कांग्रेस पार्टी के लोगों को लेकर आपने 25 लाख रुपए दिए, फिर आप कह रही हैं कि आपने 17 लाख रुपए गणेश गोदियाल को दिए, आप कह रही हैं कि आप उनकी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। ये जो खेल इस प्रदेश में चल पड़ा है, ये बहुत मोटा खेल ये इसलिए चल पड़ा है कि लोगों को लगता है कि जिस प्रकार से उमेश कुमार ने तमाम स्ट्रिंग के कारोबार से इस प्रदेश में विधायकी पाली, और आज की तारीख में जो कांग्रेस पार्टी है वो उस दल बदल की फाइल को, जो दबी हुई सदन के भीतर, उस पर कुछ नहीं बोल रही है। तो इसलिए भावना पांडे को लग रहा होगा कि भाई अगर उमेश कुमार विधायक बन सकता है तो भावना पांडे क्यों नहीं बन सकती। एक और आ गई महिला उर्मिला सनावर, वो भी कह रही है वो भी बनना चाहती है। वो तो बाकायदा सीट की बात कर रही है कि महेंद्र भट्ट ने कौन सी सीट के लिए उसका नाम लिया था। तो ये जो ठगी का मामला है, ये पैसे के मामला है, ये मतलब इन लोगों को ये लग रहा है कि कांग्रेस मर गई है। और किसी भी मृत शरीर के ऊपर से जिस प्रकार आप देखते हैं कि चील, गिद्ध, कौवे जो परजीवी होते हैं, उस प्रकार के प्राणी इंतजार कर रहे होते हैं कि भाई किस प्रकार से उस लाश को नोचा जाए।
तो ये निश्चित रूप से कांग्रेस का एक बहुत बड़ा फेलियर है कि आज की तारीख में जिस उमेश कुमार ने इतना बड़ा स्टिंग करके उनकी सरकार को पदस्थ करने का काम किया, उसको डिस्टर्ब करने का काम किया, वो शैलजा कुमारी के साथ जाके फोटो खिंचवा रहे हैं दिल्ली में। उनको कंसिडर किया जा रहा है कि क्या इनको लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है हरिद्वार से। आज की तारीख में बता रहे हैं कि वो फिर कांग्रेस में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कम से कम हरिद्वार में जो है उनका एक टिकट एश्योर हो जाए, क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव आपने देखा उसमें देखा खानपुर की जनता ने उनको नकार दिया, वो बहुत पीछे चले गए और वहां बीजेपी नहीं बढ़त बढ़े। इसलिए ये जो प्रकरण जो आप दिखाई दे रहे कांग्रेस के भीतर की भाई पैसे वाले प्रकरण आ गए, स्टिंग वाले आ गए, ये भावना पांडे मैडम आ गई, तमाम तरह की बातें कर रही है। वो कह रही है कि वो टिकट किस सीट पे कौन चुनाव लड़ेगा, वो नाम ले रही है, बता रही है। अब आप बताइए, जो आपका क्षेत्रीय दल आप उसको लड़ा नहीं रही है, जो पार्टी आपके नाम से रजिस्टर्ड है आप उस पर काम करने के बजाय आपको किसने दिया कांग्रेस पार्टी का ठेका। तो निश्चित रूप से ये जो सारा प्रकरण है इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस का जो आज अंतरकलह है आपस में जो लोगों की, जो वहां गुटिया राजनीति पहले से नित रही है, और उसी गुटिया राजनीति के कारण आज की तारीख में कांग्रेस जो कहती थी हमने 60-70 साल तक शासन किया, आज उनको जो है जनता के बीच जाने के लाले पड़े हुए। अभी आपने देखा बंगाल में राहुल गांधी जो है ममता बनर्जी के खिलाफ भाषण दे रहे थे, तो क्या हासिल हुआ ममता बनर्जी के खिलाफ भाषण देके? आपके 2 विधायक आए, क्या हासिल कर लिया आपने उस इंडिया जो गठबंधन बनाया था आप उससे भी बाहर हो गए, आपने पूरा मामला जो चौपट कर दिया। तो निश्चित रूप से जो टॉप टू बॉटम जो है मतलब एक कमजोर नेतृत्व आपको दिखाई दे रहा है, वो उसी प्रकार का कि लेकिन गजेंद्र रावत जी, आपने जो एग्जांपल दिया कि बहुत सारे ऐसे परजीवी होते हैं जो किसी के मृत होने का इंतजार करते हैं और वो कांग्रेस के ऊपर इस समय स्थिति नजर भी आती है। लेकिन जब गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, करण महारा को प्रदेश अध्यक्ष से हटाया गया और उसके बाद गणेश गोदियाल के साथ कहा गया कि भाई हमने 3 और नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिसमें प्रीतम सिंह थे, जिसमें हरक सिंह रावत थे, यशपाल आर्य हैं ही, ये कहा गया कि ये एक नया नेतृत्व, एक नई एनर्जी लेकर के कांग्रेस में आएगा। शुरुआत में वो चीज नजर भी आई, लेकिन क्या वो टेम्पो अभी भी बरकरार आप देख पा रहे हैं कांग्रेस में कि विपक्ष के तौर पर 4 बड़े नाम, 4 बड़े चेहरे सामने लाए, कहा गया कि नई एनर्जी है गणेश गोदियाल के नेतृत्व में हम आगे आएंगे, लेकिन आज स्थिति फिर से वही हो चुकी है? वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपने देखा कि अभी कांग्रेस ने 2-3 दिन पहले लिस्ट जारी करी, छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तमाम राज्यों में कार्यकारिणी घोषित हो गई। ना तो दिल्ली में चुनाव होने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में, न उन राज्यों में, और जाके अपने लिस्ट जारी करी। तो जब आपने जो है गणेश गोदियाल को कप्तान घोषित कर दिया तो कप्तान अकेला कैसे काम करेगा? उसके पास जब तक प्लेइंग 11 नहीं आपने दी है, आप ये नहीं बता रहे कौन महामंत्री है, कौन उपाध्यक्ष है, कौन ट्रेजरर है, कौन संगठन महामंत्री है, कौन प्रवक्ता है, आप उन घिसी पिटी उन टीम के भरोसे अगर आज खड़े हैं, पिछले 5-6 महीने गुजर गए और आप जब गणेश गोदियाल को टीम नहीं देंगे तो गणेश गोदियाल के पास कोई अल्लादीन का चिराग तो है नहीं। गणेश गोदियाल कौन सी जादू की छड़ी से जो है कांग्रेस को जिंदा कर देंगे? और वो भी उस दौर में जब लगातार जो है लोग सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और इन तमाम व्यवस्थाओं से होते। अभी आपने पंजाब में उदाहरण दिया, 6 जो है सांसद जो है वहां उनको पकड़ के ले गए बीजेपी वाले, आपने शामिल कर दिया, कोई दल बदल का कानून पे लागू नहीं हुआ। आज की तारीख में अगर प्रीतम सिंह को जिम्मेदारी दे रखी है तो प्रीतम सिंह से कोई पूछने वाला है क्या दिल्ली में कि प्रीतम सिंह आपको 6 महीने पहले हमने फलानी जिम्मेदारी दी, आपने इसमें क्या क्या वर्कआउट किया? क्या कोई हरक सिंह रावत को पूछने वाला है कि हरक सिंह जी आपको हमने जो है इलेक्शन कैंपेन कमेटी का ये जो काम दिया प्रचार का, आपने इसमें क्या काम किया? गणेश गोदियाल से पूछ रहे भाई तुमने क्या काम किया? वो कह रहे टीम नहीं बनी है। तो जिस अंदाज में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में बहुत गैर जिम्मेदार तरीके से काम कर रही है, और जो हमने तमाम एग्जांपल्स देखे आज की तारीख में देश में, जो तमाम आप हेमंत बिस्वा शर्मा से लेकर अब ये जो नए बंगाल में शुभेंदु अधिकारी का नाम, और ये सब लोग कहां से निकले हैं? ये सब बीजेपी में नहीं थे, बीजेपी ने ये सारे इकट्ठे किए हैं। आज की तारीख में उत्तराखंड का मंत्रिमंडल उठा के देख लीजिए आप, वो 7-8 लोग तो जो कांग्रेस पृष्ठभूमि को लेकर है, अभी और ले जाने वाले हैं। उनकी कोशिश ये है कि और ज्यादा लोग इकट्ठे किए जाए ताकि कांग्रेस को जो है खत्म किया जाए। तो निश्चित रूप से अगर कांग्रेस पार्टी ने गणेश गोदियाल को अध्यक्ष बनाते हुए उनके साथ 2 लोग और जोड़े थे, तो अगर कोई मॉनिटरिंग नहीं है, तो अगर मॉनिटरिंग नहीं है, उनके पास टीम नहीं है, उनके पास फंड्स नहीं है, उनके पास कोई प्रोग्राम्स नहीं है, तो सिर्फ उत्तराखंड में शैलजा कुमारी का स्वागत करने से उत्तराखंड के लोग आपको वोट नहीं देंगे। बिल्कुल। जब तक आप 2026 की जो भाजपा है, जिस दौर में आप एसआईआर भी चला रहे हैं, केंद्रीय एजेंसियां, और आपने देखा कि 2.5 लाख जो है जो पुलिस के और सीआरपीएफ के जवान वहां चुनाव में उतार दिए गए, इतनी तमाम तरह की जो हथकंडे, जो ताकत, जो पावर का गेम है, उस खेल में तब भी आप अगर उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं
जी। तो आपके लिए उत्तराखंड जीतना इतना आसान नहीं होगा। और यहीं से एक और सवाल ये भी निकलता है गजेंद्र रावत जी, क्योंकि विपक्ष के लोग चाहे तमिलनाडु ये पश्चिम बंगाल में आरोप लगा रहे हो या दूसरी जगह पर आरोप लगा रहे हो कि भाई इलेक्शन फेयर नहीं हुआ, एक इक्वल ग्राउंड सभी को नहीं मिला, वोट चोरी हो गई, एसआईआर हो गए, तमाम मुद्दे थे। लेकिन जो आपने कहा कि भाई कांग्रेस में इन 4 लोगों को बैठा तो दिया गया, लेकिन इनसे क्या कोई सवाल जवाब कर रहा है? एक ऑर्गेनाइज तरीका नहीं है क्या? ये नजर आता है बीजेपी कांग्रेस में सबसे बड़ा अंतर फिर यही आ जाता है, चाहे आप कितने भी आरोप लगा ले कि बीजेपी के पास सरकार है, संसाधन है, सब कुछ है, ईडी है, लेकिन संगठन ऑर्गेनाइज किस तरीके से हो, ये एक बड़ा अंतर आ जाता है। हम देख रहे हैं बीजेपी में भी अंतर कला होंगी, कांग्रेस में भी अंतर कला है, लेकिन बीजेपी के आपने देखा अरविंद पांडे फिर बीजेपी मुख्यालय में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, जबकि कांग्रेस में वो चीज नजर नहीं आती। एक ताजी घटना बताता हूं मैं आपको। अभी उत्तराखंड से कांग्रेस पार्टी के 5-7 जिला अध्यक्ष जो है दिल्ली गए जी, और वहां उन्होंने शैलजा कुमारी से भेंट करी और वहां उन्होंने अपने अपने जो विधानसभा क्षेत्र है वहां की बातें रखी जी। वो वहां जाके बता रहे हैं कि जो फला विधायक उसका टिकट काटिए, जो दूसरा जिलाध्यक्ष कह रहे हैं वो हमारे यहाँ, वो बोला उसको टिकट नहीं होना चाहिए, तीसरा चौथा। मतलब जिस पार्टी ने अभी तक धरातल पे काम करना शुरू नहीं किया, उस कांग्रेस पार्टी के 6 जिलाध्यक्ष जो हैं दिल्ली जाकर शिकायत कर रहे हैं शैलजा कुमारी के पास। और क्या आज की तारीख में आप जो बेसिक अंतर मैं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के क्या 6 विधायकों की इतनी हिम्मत है, उनकी इतनी हैसियत है कि वो यहां से जाकर दिल्ली जाएं और उत्तराखंड के जो बीजेपी प्रभारी उनको जाके बता दें कि साहब उत्तराखंड में सही नहीं हो रहा है, महेंद्र भट्ट गलत कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के भीतर जो अनुशासनहीनता है वो इस घटनाक्रम से आप समझ सकते हैं कि उन जिलाध्यक्षों की इतनी हिम्मत हो गई है कि वहां जाके गणेश गोदियाल का विरोध करने चले गए, कोई जो वहां किसी विधायक का विरोध करने चले गए, कोई कह रहे साहब इनकी ज्वाइनिंग क्यों कराई आपने। तो जब तक आपका जो नेतृत्व है, जो गाइडेंस है, वो जब तक मजबूत नहीं होगी। अब खड़गे साहब को तो पता नहीं है कि उत्तराखंड में हो क्या रहा है। बिल्कुल, खड़गे साहब ने बना दिया कि लो साहब आप जो है ये शैलजा कुमारी प्रभारी हैं और गणेश गोदियाल अध्यक्ष है। लेकिन वो जो कमांड है, जब तक आप अपनी जो डाउन टीम है जी, आपके डाउन में जो टीम है, आपका जिलाध्यक्ष है, शहर अध्यक्ष है, ब्लॉक वाला है, जब तक वो इतना इनडिसिप्लिन है वो जाकर आपकी शिकायत कर रहा है और शैलजा कुमारी सुन रही है। सबसे मजेदार बात ये भी है, वो शैलजा कुमारी ने भी उनको डांट के नहीं भगाया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ के सब बात करने की, तुम्हें जिलाध्यक्ष बनाया तो तुम वहां क्या काम कर रही हो बताओ, तुम कौन होते तय करने वाले कि भाई आज किसका टिकट होगा, 27 में और 29 में किसका होगा। ये सब डिस्कस हो रहे हैं। ये दिखा रहा है कि जो शैलजा कुमारी, जिनके ऊपर आज कांग्रेस पार्टी के भीतर ही हरियाणा को हराने के गंभीर आरोप हैं, उनके नाराजगी, उनके मुंह फुलाने के लेकर, उनके तमाम कारणों के कारण वो हुआ है। तो ये जो ताजा प्रकरण मैं आपको बता रहा हूं, ये इनडिसिप्लिन्ड बीजेपी में नहीं है। बीजेपी का कोई जिलाध्यक्ष ऐसा नहीं कर सकता है। महेंद्र भट्ट उसको 100 गाली दे, कुछ भी कर दे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं कि चौराहे पे कुछ बोल दे। और जो आपने देखा बीच में कि बंशीधर भगत का बयान आया या अरविंद पांडे का आया, इन सब से इनको बंद कमरे में ले जाया गया, इनको टाइट किया गया, अगले दिन इनको मीडिया के सामने बैठा के माफी मंगवाई गई। बिल्कुल। तो जब तक कांग्रेस पार्टी इन चीजों से नहीं सीखेगी कि आपको संगठन चलाना है। और एक और घपला इसमें जो ताजा हुआ है, इन्होंने एक संगठन सृजन कार्यक्रम चलाया। और संगठन सृजन में यह कहा गया कि भाई जो जिलों से जो राय आएगी उसी व्यक्ति को जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा, उसी को नगर अध्यक्ष, उसी को शहर अध्यक्ष बनाया जाएगा। आश्चर्यजनक रूप से टिहरी जिले में एक ऐसे आदमी को जिलाध्यक्ष बना दिया गया जिसने अपनी राय दूसरे व्यक्ति के बारे में दी थी। उसने कहा था कि जो विजय गुंसोला है उनको जो जिलाध्यक्ष बनाया जाए, और उसके बजाय किसको बना दिया कि भाई हमें अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को बनाना है, तो हमने मुरारी लाल खंडवाल को बना दिया। ये हालत, ये पूरी मतलब जो संगठन सृजन वाला है जो इनका कार्यक्रम था, वो इसलिए फेल हुआ क्योंकि आपने जब पहले दिन कहा कि भाई आप जो है अपने कार्यकर्ता की राय के आधार पर बनाएंगे, और लेकिन अब जब रिजल्ट देने की नौबत आई तो आपने फिर वही कि ये जो है हरीश रावत ने ये बोल दिया, ये करण मारक आदमी, ये प्रीतम सिंह का, ये हरक सिंह का। तो जब आपने ये सभी करना था तो फिर उस इंटरव्यू की प्रक्रिया, इन संगठन सृजन का, जिसके नाम पे आपने पूरा 1 साल खराब कर दिया चुनावी वर्षों के भीतर। तो निश्चित रूप से जब तक आपकी पार्टी में अनुशासन नहीं होगा और आपके जो कार्यकर्ता इतने डिसिप्लिन हुए कि अपने प्रदेश अध्यक्ष की शिकायत करने जा रहे हैं और वहां उनको एंटरटेन किया जा रहा है, तब तक मुझे लगता है कि जो आगे की राह इतनी आसान नहीं होगी। बिल्कुल, सड़क पर और सदन में जो संघर्ष तो होना होगा वो बाद में होगा, लेकिन जैसा आपने कहा कि पहले अंदर का जो अनुशासन है और जो ऑर्गेनाइज तरीका है वही ठीक नहीं है, तो फिर आगे किस तरह से होगा। अच्छा, क्योंकि अब चुनाव में वक्त भी कम है,
मुद्दों को किस तरह से देख रहे हैं? क्या विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर के सड़कों पर उतरता रहा पिछले एक साल में, ज्यादातर मुद्दे वही रहे, चाहे वो अंकिता भंडारी वाला केस हो या फिर बीच में पेपर लीक को लेकर के काफी ज्यादा हंगामा उठा। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से अगर हम देखें तो हर बार प्रचार प्रसार 3-4 मुद्दों को हाईलाइट किया जाता है कि भाई हमने उत्तराखंड में जो घुसपैठ है उसको लेकर काम करेंगे, लैंड जिहाद को लेकर के काम करेंगे, यूसीसी हम लेकर के आए हैं देश में पहली बार। और अब कहा, यह भी कहा जा रहा है कि इसी का ही इंपैक्ट पश्चिम बंगाल और असम में भी हमें देखने को मिला कि वहां पर भी मांग उठी। इन मुद्दों को कितना दमदार देखते हैं? क्या वाकई में जमीन पर इस समय उत्तराखंड की जनता की अगर हम बात करें, आम व्यक्ति, चाहे वो अस्कोट का हो, आराकोट का हो, देहरादून का हो या फिर माणा का हो, यही बातें सोच रहा है या फिर मुद्दे जनता के मूलभूत कुछ और हैं? बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने का जो तरीका है और जिस ट्रैक के ऊपर वो बंगाल में चुनाव लड़े, असम में लड़े और यहां भी उन्होंने पिछली बार लड़ा, जिस हिंदुत्व की पिच पर वो लड़ रहे हैं वो उसी ग्राउंड पर चुनाव को रखेंगे। ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ जो हिंदुत्व का होगा। उन्होंने जो पहले अभी आपने जो उनके जो नए उदाहरण देखे, वो कहते हैं कि जो बद्रीनाथ केदारनाथ में कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति नहीं आना चाहिए, वो कह रहे कुंभ मेले में नहीं आना चाहिए, और बाकायदा बोर्ड लग गए। तो उनका तो एजेंडा बहुत साफ है कि वो स्पष्ट रूप से उत्तराखंड में किसी भी मुसलमान व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे। ये तय है, लिख के रख लीजिए आप। उत्तर प्रदेश के भीतर भी चुनाव होंगे तो वहां किसी मुस्लिम को विधायक का टिकट नहीं दिया जाएगा, ये स्पष्ट है। जो दूसरे दल हैं, जो तीसरे दल हैं, जो कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, इन लोगों ने एक प्रयोग किया था, आपको ध्यान होगा, जब लोकसभा चुनाव 2024 था तो कांग्रेस पार्टी को महसूस हो गया था कि उत्तर प्रदेश में उसके पास कुछ नहीं है। उन्होंने अपनी शक्ति जो है, अपने जो सारा कुछ था, सारा सिस्टम जो है अखिलेश यादव को सौंप दिया। उसका परिणाम आया, उसका परिणाम यह है कि उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य में भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 पे चलेगी और नंबर 1 पे अखिलेश यादव की पार्टी आ गई। बिल्कुल। इन कांग्रेस के लोगों को इस बात को महसूस करना होगा, सोचना होगा, समझना होगा कि अगर उसी ट्रैप में आते रहे जो पिछली बार बीजेपी ने चलाया कि भाई एक फर्जी बात चला दी कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा इतना उछाला गया, वो उसी ग्राउंड पर पूरा चुनाव आ गया था और उसी ने जो है कांग्रेस को जो है खत्म कर दिया उस चुनाव में। आप देखिए कि अगर आज की तारीख में भी वो उस उदाहरण से नहीं समझेंगे कि भाई जब आपके पास इतनी ताकत नहीं है तो क्या आपके पास 70 सीटों पर 70 उम्मीदवार वाली ताकत है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्या आप कोई दूसरा प्रयोग करेंगे कि किसी दूसरे या तीसरे दल के साथ कोई ऐसा पैचअप करेंगे। ये एक फैक्ट ही है। अगर आपने अभी जो कहा कि अंकिता भंडारी का इशू होगा, तमाम होगा, अंकिता भंडारी की इशू पे जो अभी पिछले लोकसभा चुनाव पे वो लड़ा गया, अंकिता भंडारी के माँ बाप घर घर जाके रो रहे थे। बिल्कुल। वो सबके बावजूद जिस यूकेडी वाले के लिए वोट मांग रहे थे उसको जो है 5000 वोट भी नहीं पड़ा जी। उन मसलों पर भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि उसके पास जो अपना जो महिला विंग है वो बहुत मजबूत है। आज भी महिला वोटर्स को लेकर कांग्रेस के पास कोई ठोस रणनीति नहीं है। कांग्रेस के पास जो महिला कांग्रेस की भी जो अध्यक्ष हैं, बिल्कुल, वो आज की तारीख पूरे प्रदेश से 500 महिलाएं इकट्ठी नहीं कर पाई। उनके किसी कार्यक्रम आप देख 20 से 25 से ऊपर कोई महिलाएं नहीं आती है। तो जब तक आप भाई जब आप इतनी बड़ी ताकतवर पार्टी के सामने लड़ रहे हैं, उनका एजेंडा बहुत स्पष्ट है, वो हिंदुत्व के नैरेटिव पर ही लड़ेंगे, वो वही बात लेके जाएंगे। और चूंकि कुंभ के आसपास ही चुनाव होने जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको उस समय पूरे प्रदेश में और चारों तरफ वो कुंभ के झंडे दिखाई देंगे, वो उस ग्राउंड पे उतरेंगे। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी ने इस बात से सबक नहीं लिया कि आखिरकार रंजीत रावत की क्यों 3 बार हार हो गई, गणेश गोदियाल की श्रीनगर सीट को आप क्यों नहीं जीत पाए, वो इतना कम मार्जिन भी रहा तो क्यों रहा, आप ये बताने में अभी भी आप मतलब वो नहीं हो पा रहे कि आखिरकार जितने लोग कांग्रेस छोड़कर चले गए, तो आपने गंगोत्री में किसको ढूंढा, यमुनोत्री में आपका चेहरा कौन है, पुरोला में कौन है, जो सारे लोग अभी कई सीटें तो ऐसी हैं जिन पर चेहरा ही नहीं है। वो बड़ी स्थिति इसलिए है कि अभी उन्होंने जो 2-3 दिन पहले जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, वो 2 लोग भी तो वही थे जिनको आपने 17 और 22 में टिकट दिया था। तो कांग्रेस पार्टी अगर इस काम को भी नहीं कर पा रही है कि जो उनके पास वो प्राइम फेस थे, जिनको आप विधानसभा में चेहरे के रूप में उतार रहे थे, अगर आप उस पर भी वर्कआउट नहीं कर पा रहे तो निश्चित रूप से आप 2027 तो बहुत दूर है। आज जितना मामला खराब हो रखा है, अब तक कायदे से आपका जो है प्रदेश कार्यकारिणी बन जानी चाहिए थी, आपका बूथ लेवल पर वर्कआउट होना चाहिए था, और जो सामंजस्य आपका हाईकमान और उसके बीच में होता है, प्रदेश के बीच में, अगर वो डिसिप्लिन अभी नहीं है, और इसी प्रकार से शैलजा कुमारी जो है
यहाँ से लोगों को दिल्ली बुलाकर वहां एंटरटेन कर रही है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए जो आगे की जो लड़ाई है बहुत कठिन होगी। बिल्कुल। और कुमारी शैलजा का दौरा भी आजकल उत्तराखंड में चल रहा है, वो आई भी हैं। बहरहाल ये तमाम बातें जो आपने बताई हैं, इस बीच क्योंकि यूकेडी का भी जिक्र कर लेते हैं, काफी सारे लोगों की राय है सोशल मीडिया पर कि यूकेडी का जनाधार इस बार हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। वोट परसेंटेज बढ़ जाए ये एक अलग बात है, लेकिन क्या आपको इतना दमखम उत्तराखंड क्रांति दल में अभी की स्थिति में लग पा रहा है कि कहीं से कोई सीट निकल पाए, ऐसी कोई संभावना? जब मैंने पिछली बार यूकेडी के अध्यक्ष हैं कुकरेती जी, उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा था कि 35 सीट का उन्होंने दावा तो नहीं किया था, लेकिन ये कहा था कि मुझे उम्मीद है कि हम 30-35 सीटों के आसपास जरूर जीतेंगे। दिग्विजय भाई, इस प्रदेश में यूकेडी ने 2002 से लेकर 2022 तक, और ये अब 2024 से लेकर 26 तक जितना आ गया, कोई ऐसा चुनाव है जो नहीं लड़ा है। ये लोकसभा भी लड़ते हैं, ये जो है विधानसभा भी लड़ते हैं, ये पंचायतों में भी लड़ते हैं, सब लड़ते हैं। और जब परिणाम आता है तो परिणाम आने पे पता चलता है कि साहब लोग इनको वोट नहीं दे रहे हैं, गांव के प्रधान भी नहीं दे रहे, कोई ब्लॉक प्रमुख नहीं आता, कोई जिला पंचायत का अध्यक्ष नहीं बना पाता, नगर पंचायत का अध्यक्ष नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते? और आप कह रहे हैं कि हम 70 सीटों पे लड़ेंगे, तो आपके पास अगर 70 सीटों पे लड़ने का कोई है रोड मैप जी, तो उनको बताना पड़ेगा कि हमारे पास ये रोड मैप है। और चूंकि मैंने कहा ना कि जो लोग अपने इतिहास से सबक नहीं लेते हैं, वो लोग ऐसे ही नेस्तनाबूद हो जाते हैं। आज की तारीख में आप देखिए, वो कह रहे हम 70 सीटों पे लड़ेंगे। 70 सीटों की तैयारी बीजेपी भी नहीं कर रही है। बीजेपी को पता है कि उनका हाईएस्ट जो नंबर था 57 था, उन 57 से 46 पे आ गए। आज की तारीख में उनको पता है कि हम 70 पे लड़ाएंगे, इतनी पावरफुल पार्टी, लेकिन नहीं जीत सकते सारी। वो फोकस करते हैं वहां पर जहां उनको जीतना है। उनको मालूम है कि आज की तारीख में भी 2002 से लेकर 2027 के चुनाव आते आते बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी एक बार भी नहीं जीत पाई आज तक। वो अपना समय खराब नहीं करते हैं, वो ये लगाते हैं कि जहां हम मार्जिन को जो है उसके करीब ला सकते हैं, कम करने के, वो वहां ताकत लगा सकते हैं। तो यूकेडी वाले जो कह रहे हैं हम 70 सीटों पर लड़ेंगे, जो उनका इतिहास है वो ये बताता है कि जिस दिन ये 70 सीटों पर फिर जब अगर ये 27 में लड़ेंगे तो एक गिनती इस बात की होगी कि 70 में से क्या कोई ऐसी सीट है जिस सीट पर यूकेडी की जमानत बची हो, क्योंकि इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। जो पिछली बार के इनके जो पुष्पेश त्रिपाठी हैं, जो 2 बार विधायक भी रहे हैं, तो जो 12 भी हार गए, 17 भी हार गए, 22 भी हार गए, लगातार हार रहे हैं। काशी सिंह हरी जो थे भी, नारायण सिंह जंतवाल तक जो लोग थे उस प्रकार के जो विधानसभाओं के भीतर गए थे, उनकी भी कोई गारंटी नहीं है। और मुझे तो इस बात को लेकर भी बड़ा संदेह है कि पुष्पेश त्रिपाठी क्या अब अगला चुनाव यूकेडी के सिंबल पर लड़ेंगे या भारतीय जनता पार्टी उनको ले जा लेगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए उस सीट पर जो असहज स्थिति है कि भाई अभी वहां उस सीट पर मदन बिष्ट जो विधायक है कांग्रेस पार्टी के, उससे पहले बीजेपी के पास थी, लेकिन आज जो स्थिति है, जो सर्वे है, जो तमाम तरह के हैं, मदन बिष्ट के पक्ष में एक जो है सहानुभूति सी वहां बनी हुई। वो इसलिए बनी है कि आपने देखा कि पुष्पेश त्रिपाठी भी कोई राजनेता नहीं थे, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो और सहानुभूति के लहर में वो विधायक बन गए। आज की तारीख में उस सीट पर सेम कंडीशन हो रखी है। मदन बिष्ट की पत्नी जो जिला पंचायत की अध्यक्ष थी, उनकी मौत होने के बाद वहां पर एक माहौल बना है और मदन बिष्ट उसको ठीक ढंग से चला पा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि पुष्पेश त्रिपाठी लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। काशी सिंह हरी परसों तक कहते हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, वो 22 का चुनाव भी नहीं लड़े। अब जब लोगों ने कहा नहीं साहब ये तो गलत बात है, तो वो कह रहे पिथौरागढ़ लड़ूंगा। अगर वो पिथौरागढ़ लड़ेंगे तो वो किसको फायदा होगा, वहां पर किसको नुकसान होगा? अभी भी अगर यूकेडी वास्तव में गंभीर है तो उनको अभी भी जो अपना इतिहास है उससे सबक लेना होगा। और मैं भी कह रहा हूं, लेकिन एक चीज इसमें मैं आपको ये पूछना चाहूंगा गजेंद्र रावत जी, आपका आकलन क्या? आपने कहा कि भाई 70 सीटों से बेहतर है, हालांकि ये बेहतर ही होगा कि वो उन जगहों पर फोकस करें जहां पर उनकी संभावना ठीक हो सकती है। अब उसके पीछे उनका एक तर्क ये भी था कि हमें भाई अपना वोट परसेंटेज बढ़ा करके एक तो अपना इलेक्शन सिंबल भी वापस लेना है, लेकिन अगर यूकेडी कुछ सीटों पर फोकस करे तो क्या आकलन, क्या अनुमान आपका है कि भाई कितनी सीटों पर फोकस करना चाहिए? और क्या वाकई इस समय उत्तराखंड में ऐसी सीटें नजर आती है जहां पर अगर यूकेडी फोकस करे तो टफ फाइट दे सकती है बीजेपी कांग्रेस को, या फिर कोई सीट निकालने की स्थिति में आ सकती है? आज की तारीख में ऐसी कोई सीट बनी भी नहीं है कि कोई आदमी वहां जाए। अब जैसे हम ये मानते थे कि भाई जो 2002 से और 2022 का पूरा जो इलेक्शन थे वो देवप्रयाग में जो है दिवाकर भट्ट के इर्द गिर्द होते थे। बिल्कुल, एक बार दिवाकर भट्ट जीते और बाकी बार आ रहे, लेकिन वो पहले दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ते थे, वो स्थिति थी। दिवाकर भट्ट की मौत के बाद वहां पर उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों ने
जमीन पे कोई काम नहीं किया। वो जगह जगह करें कि साहब दिवाकर भट्ट ने तो हमें मेरे को कहा था कि मैं टिकट इनको देना है मेरे मरने के बाद। वो ये बात फैला रहे। वहां पर 15 दावेदार हो गए। 15 दावेदारों में से कोई भी व्यक्ति 15 बूथ पर नहीं जा रहा है। वो उस लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं। सेम कंडीशन उनकी जो द्वाराहाट वाली सीट पर थी। द्वाराहाट सीट पर अगर पुष्पेश त्रिपाठी खड़े तो वहां 2-3 ऐसे लोग हैं जो सरेआम कह रहे हैं कि हाँ साहब हम यूकेटी में शामिल होंगे, लेकिन हम तो चुनाव लड़ेंगे। ये स्थिति उस पार्टी की है कि जो पार्टी कहती है कि जिनका एक मैनिफेस्टो में बड़ा पॉइंट है, हम पलायन रोकेंगे, रिवर्स पलायन होना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि बड़ी संख्या में पहाड़ के वो लोग जो अभी 2022 से लेकर 24 तक पहाड़ों की सीटों पर वोटर थे, वहां चुनाव लड़ रहे थे, वो देहरादून में टिकट मांग रहे हैं, वो ऋषिकेश में टिकट मांग रहे हैं, वो हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घूम रहे हैं। उनसे पूछिए कि आपका जो रिवर्स पलायन का जो विषय था, पलायन रोकने का जो विषय था, जब आप वहां अपनी सीट पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं तो आप यहां कैसे काम कर पाएंगे? तो इतना हल्कापन में चुनाव नहीं जीता जा सकता। जिस दौर में आप सत्ता के भागीदार रहे, भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, उन सरकारों में इक्विटी भागीदार थी। आज आप उनसे लड़ नहीं पा रहे हैं और फिर कह रहे हम 70 सीटों पे लड़ेंगे। तो जिस दिन 70 सीटों पे लड़ेंगे तो मेरा स्पष्ट रूप से जो हमारा अनुभव है ये कहता है कि इनके लिए खाता खोलना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, खाता खोलना बहुत मुश्किल है और ये तमाम चीजें हैं। आपने बताया यूकेडी को लेकर, कांग्रेस को लेकर और बीजेपी को लेकर के। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र रावत जी, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। उत्तराखंड के इन तमाम मुद्दों पर मुखरता के साथ आप अपनी बात रखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो उत्तराखंड में आने वाले समय में चुनाव भी होना है, जो राजनीतिक परिदृश्य है वो किस तरह से चल रहा है, बीजेपी के अंदर की स्थितियां क्या है, क्योंकि सत्ता में है, उनका ये टारगेट होगा, जाहिर सी बात है कि एक बार फिर से हैट्रिक उत्तराखंड में बनाई जाए। लेकिन कांग्रेस जो 10 साल से सत्ता से दूर है, देश के हर राज्यों से लगातार कट ऑफ होती जा रही है, उत्तराखंड में क्या उनके लिए कोई पॉसिबिलिटी, कोई संभावना नजर आती है 2027 में? और उसके बीच में क्या क्या चैलेंजेस है वो भी आपने सुने गजेंद्र रावत जी ने जो कहा। और उत्तराखंड क्रांति दल जो क्षेत्रीय दल, जिसको लेकर के लोगों की एक सहानुभूति भी है और एक उम्मीद भी है कि यूकेडी अच्छा परफॉर्मेंस करे, लेकिन किस तरीके से अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, क्या 70 सीटों पर लड़ना उनके लिए कारगर साबित होगा या फिर लिमिटेड सीटों पर फोकस रखना कारगर साबित होगा? इन तमाम मुद्दों पर हमने विश्लेषण किया। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।